हाँ शुरू। गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आप लोगों को जैविक कृषि के बारे में मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कृषि की वैकल्पिक पद्धतियों के बारे में चर्चा करी थी। उस वैकल्पिक पद्धतियों में जैविक कृषि एक वैकल्पिक पद्धति ही है जो टिकाऊ कृषि का भी एक भाग है। कल मैंने आपको बताया था कि इसे कई नामों से जाना जाता है। नेचुरल कृषि, प्राकृतिक कृषि जिसको कहते हैं हम, इसके नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक कृषि जो है इसका इंग्लिश में नाम है। इसके बाद में हमने इसको ऋषि कृषि भी कहा है। इसे हम अग्निहोत्री कृषि भी कहते हैं। कई तरह के इसके नाम हैं जो मैंने बताया आपको। और इस कृषि का मुख्य उद्देश्य है लुक टू दी लैंड। एक किताब भी है लिखी हुई, लुक टू दी लैंड। और यदि दूसरा इसका मैं आपको बिंदु बताऊं तो वो है प्रकृति की ओर लौटो। ये दो बिंदु जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। लुक टू द लैंड इज ए बुक रिटन बाय लॉर्ड वाल्टर। और इस बुक में यह है कि आपको अपनी मृदा की तरफ आना है और देखना है कि मृदा आपकी किस प्रकार से दुष्परिणामों को भोग रही है, उस दुष्परिणामों का कारण क्या है। लुक टू द लैंड। उस दुष्परिणामों को ध्यान में रखकर आपको उसमें सुधार लाने हैं और ऐसी कृषि पद्धति अपनानी है, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था को काम में लेना है जिससे मृदा है उसके दुष्परिणाम समाप्त हो जाए। मैंने कल आपको जैविक खेती की परिभाषा में बताया था कि यह वह खेती है जो सभी प्रकार के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए, स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए, जो परिस्थिति के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उससे हट करके खेती जो की जाती है उसको हम जैविक खेती कहते हैं। इसमें रासायनिक उर्वरक जो है उसका प्रयोग नहीं करते, हम इसके अंदर जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने इसकी अवधारणा के अंदर भी आपको कुछ बातें बताई थी कि इसका किस प्रकार से उपयोग भारत में हुआ। वैसे ये जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में अपनाई जा रही थी। बाद में इसका प्रचलन भारत में भी हुआ। इसको बायोडायनेमिक कृषि के नाम से भी आप लोग जानते हो। फिर मैंने इसके घटक भी बताए थे, 3 घटक बताए थे और इसके 4 सिद्धांत बताए थे। जब मैंने आपको सिद्धांत बताए थे तब मैंने आपको एक सिद्धांत ये भी बताया था कि स्वास्थ्य का सिद्धांत पहला, दूसरा मैंने बताया था आपको परिस्थिति का सिद्धांत, तीसरा निष्पक्षता एवं न्याय संगत सिद्धांत, जिसको मैंने उस वक्त आपको ये कहा था कि ये निष्पक्षता या न्याय का सिद्धांत क्यों कहलाता है। निष्पक्षता और न्याय का संबंध इसलिए कहलाता है कि हम इस कृषि को करते वक्त इस बिंदु को ध्यान में रखें कि किसी भी जीवधारी के हितों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो न्याय संगत सिद्धांत ये कहता है कि हम किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाते हुए, वेदर दैट इज अनदर कम्युनिटी, अनदर फार्मर, अनदर फॉर्म और एनीबडी एल्स विच इज रिलेटेड विथ योर डूइंग्स, आपके कृत्य की वजह से वो यदि प्रभावित होता है और वो यदि नुकसान पाता है, यदि वो नुकसान पाता है तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए। यह सिद्धांत ध्यान में रखते हुए हमने आपको तीसरा जो सिद्धांत बताया था वो बताया था आपको न्याय संगत, निष्पक्षता का और न्याय संगत का सिद्धांत। और चौथी बात बताई थी मैंने आपको सेवा का सिद्धांत। तो 4 सिद्धांत हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। मैंने बताया था बेटा आपको कि इसमें प्रत्येक बिंदु जो है अपने आप में एक प्रश्न है। जैविक खेती के 2 घटक के नाम लिखिए। जैविक खेती की अवधारणा किसने दी?
लुक टू दी लैंड के लेखक कौन है, प्रकृति की और लौटो किसका कथन है, ये सारा सारा आपको ध्यान में रखना है। और मैंने सिद्धांत बोले 4, इन चारों सिद्धांतों के ऊपर भी आपको परीक्षा में सवाल किया जा सकता है। स्वास्थ्य का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत, निष्पक्षता न्याय का सिद्धांत एंड लास्ट इज सेवा का सिद्धांत। इतनी बात मैंने कल आपसे करी थी और आज मैं आपसे बात करता हूं, वो है जैविक खेती के क्या उद्देश्य हैं। जैविक खेती के उद्देश्य, व्हाट आर द एम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जैविक खेती के क्या उद्देश्य हैं? जैविक खेती के उद्देश्य यह हैं कि हम इस खेती के द्वारा, जैसा कि आपके सिद्धांत बोलते हैं, जैसा कि आपके घटक बोलते हैं, जो परिभाषा कहती है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम ये कहें कि यह खेती जो है हम इस दिशा में कि ये किसान को आत्मनिर्भर बनाती है, तो आत्मनिर्भरता वाली कृषि है ये। यानी आप इस प्रकार का संसाधनों का प्रयोग करें, आप इस प्रकार के इनपुट काम में लें जिससे आपको जो आउटपुट आता है उससे हमारा किसान वो आत्मनिर्भर बने। इसके अलावा यह खेती जो है ये जीवन निर्वहन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही है, हम केवल दूसरे का भला न करें, जीवन निर्वहन सफलतापूर्वक किसान का होता रहे, ये भी बहुत जरूरी है। हम ये या कोई धर्मशाला नहीं खोली हुई है कि हम दूसरों का भला कर रहे हैं, हम अपना जीवन निर्वाह सुगमता से कर सकें। इस जैविक खेती का उद्देश्य यह है कि हम इस प्रकार की खेती करें जिससे हमारा जो जीवन यापन है या जीवन निर्वाह में आसानी से हो सके और हम आत्मनिर्भर बन सकें। थर्ड थिंग है, हम इस कृषि के अंदर रासायनिक खाद का प्रयोग न करें। रासायनिक खाद का प्रयोग न करके मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखें। कैसे, मैं समझाता हूं आपको 1 मिनट के लिए। मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखना खेती के लिए या किसान के लिए बहुत ही जरूरी है। मृदा स्वस्थ रहेगी, मृदा के अंदर पोषक तत्व बराबर बने रहेंगे, मृदा के अंदर किसी प्रकार की जो उसकी जो संगठन है उसमें संगठन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा, तो मृदा जो है लंबे समय तक उर्वरक या उत्पादक बनी रहेगी। तो मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमने ये बोला है कि हम किसी प्रकार की रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करें। जैव खाद का, रासायनिक खाद का जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इसके साइड इफेक्ट है, लेकिन जो मृदा कृषि है, मृदा कृषि नहीं, जो जैविक कृषि है, जैविक खेती है, इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस खेती के अंदर आपको किन किन चीजों का प्रयोग करना है, जैसे मित्र कीट का या घटकों का, ऐसे उत्पादों का भी हमारे को उपयोग में लाना है जो हमारे खेती को किसी प्रकार से हानि न पहुंचा करके हमारे जो उत्पाद है उसको बढ़ावा देते हैं। यह भी बहुत जरूरी है। भूमि की उपजाऊपन को बनाने के लिए मित्र कीट भी आवश्यक है, जो घटक हम काम में ले रहे हैं वो भी आवश्यक है। तो भूमि का उपजाऊपन भी बना रहे, इसके लिए भी ये जरूरी है। इसके अलावा एक मुख्य बात यह है कि हमारा किसान, मैंने आपको पहले ही बोला था और आज मैं फिर बोल रहा हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ पे मुख्य व्यवसाय कृषि के साथ साथ पशुधन भी है, पशुधन व्यवसाय भी है। तो इस कृषि में हम पशुधनों को बढ़ावा देंगे। और पशुधनों को बेटा बढ़ावा क्यों देंगे? क्योंकि पशुधन का बढ़ावा देने से हमारे को गोबर प्राप्त होगा,
हमारे को फॉर्म लिटर प्राप्त होगा, हमारे को टाउन कंपोस्ट प्राप्त होगा, हमारे को दूसरे भी पशुओं के जो मल मूत्र हैं गोबर के अलावा वो प्राप्त होंगे, पशुओं की बिछावन प्राप्त होगी। ये सारे के सारे जो पदार्थ जो मैंने लिखे हैं, बिंदु लिखे हैं, ये सारे के सारे हमारे को गोबर खाद बनाने के लिए, ये सारे बिंदु हमारे को कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काम में आएंगे। आपके दोनों ही बिंदु आगे कोर्स में है। मैं जब आपको गोबर खाद बनाने की विधियां बताऊंगा, कंपोस्ट खाद बनाने की विधियां समझाऊंगा, जब मैं आपको गोबर खाद के घटक बताऊंगा, जब मैं आपको कंपोस्ट खाद के घटक बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि पशु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारा पशु हमारे खेत में बंधा रहना चाहिए। उससे क्या होगा, जो पशु की जो बिछावन है, जहां पर हम पशु को बांधते हैं, उसके लिए हम जो स्थान उसके लिए बनाते हैं, उस बिछावन पर ये गोबर करता है, उस बिछावन पर ये मूत्र त्यागता है, तो वो हमारे लिए गोबर खाद बनाने में, कंपोस्ट खाद बनाने में काम आती है। इसलिए पशुधन व्यवसाय किसान का जो दूसरा बिंदु है, जिसके बारे में आपको मैंने अभी बताया कि यह भी जैविक खेती का हमारा उद्देश्य है, इस उद्देश्य के लिए भी हम लोगों को जरूरी है। हम लोगों को जो बाह्य आदान है इसमें कमी लानी है। उद्देश्य हमारा क्या है, एक एक करके आप समझते जाइए। हम लोगों को बाहर से किसी प्रकार के आदान को मंगाना पड़े, उसकी आपूर्ति करनी पड़े, तो उससे हमारी लागत बढ़ेगी, उससे हमारा व्यय बढ़ेगा, और हम लोग जितना उत्पादन चाहते हैं उससे उत्पादन कम होगा। हम चाहते हैं कि बाह्य आदान नहीं हो, वहां पे ही उसी जगह जहां हम खेती कर रहे हैं वहीं हमारे पास जो कृषि आदान हम काम में ले रहे हैं उसकी उपलब्धता वहां बनी रहे, या वहां पर कृषि आदानों की व्यवस्था हो जाए, तो हमारा जो व्यवसाय होगा खेती का वो सुलभ होगा, सस्ता होगा और कम पैसों वाला या कम लागत वाला होगा। ये कुछ बातें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद एक बात और भी हमारे को ध्यान में रखनी है इसका उद्देश्य में, वो है वातावरण की शुद्धता को बनाए रखना। मैंने कहा आपको बहुत पहले कि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाकर, परिस्थिति तंत्र को किसी प्रकार से विक्षोभित नहीं करके, जो जैव घटक हैं, अजैव घटक हैं, जिससे हमारा परिस्थिति तंत्र बना हुआ है, पारिस्थितिकी बनी हुई है, परिस्थिति समुदाय के अंदर ये जो चीजें पाई जाती है, क्या पाई जाती है, खनिज तत्वों का चक्रण, जैव ऊर्जा का चक्रण या ऊर्जा प्रवाह, जैव घटक और अजैव घटकों के बीच में समस्थापन, ये किसी प्रकार से बिना विक्षोभित हुए यदि चलता रहे तो वातावरण में शुद्धता बनी रहेगी। और हम ऐसा कोई कृषि आदान काम में नहीं लें जिससे वातावरण की शुद्धता प्रभावित हो या वातावरण जो है दूषित हो जाए। और पर्यावरण जब दूषित होगा, जब परिस्थिति तंत्र जो विक्षोभित होगा, तो मानव स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो हमारे सभी चीजों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वातावरण का सीधा संबंध पशु स्वास्थ्य से, वातावरण का सीधा संबंध मनुष्य स्वास्थ्य, और वातावरण का सीधा संबंध हमारे उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो जैविक खेती के उद्देश्य हैं, इसमें इन बातों को ध्यान रखना है कि आपको मुख्य रूप से क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है। जैविक खेती के ये जो एम्स हैं वो क्या है, आत्मनिर्भरता वाली खेती होनी चाहिए, जीवन यापन आसानी से इस खेती द्वारा हो जाए, रासायनिक खाद का प्रयोग न करके हम मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखें, उसके उपजाऊपन को बनाए रखें, मित्र कीट तथा अन्य जो घटक हैं उसका प्रयोग करके हम मृदा की उत्पादकता को बनाए रखें, पशुधन व्यवसाय को ध्यान में रखें। इसके अलावा बाह्य आदान में कमी लाएं, वातावरण की शुद्धता लाएं,
एक बिंदु और भी आपको ध्यान में मैं डाल देता हूं। शुष्क खेती आपका जो 5वां चैप्टर है वो आएगा, लेकिन शुष्क खेती का मत से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे कम पानी की उपलब्धता है, और कम पानी की उपलब्धता में जो फसलें उग सकती है या मृदा के अंदर जल की धारण क्षमता को बढ़ाया जाकर या मृदा में पानी को रिटेन करने की क्षमता को बढ़ा करके या कम पानी की उपलब्धता वाली फसलों को उगा करके भी हम जैविक खेती की दिशा में काम कर सकते हैं। ये बिंदु थे जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको एक, हम लोग 2 दिन से जैविक खेती की बात कर रहे हैं। जैविक खेती का भारत में क्या स्थिति है, इसके बारे में भी जानकारी आपको आनी चाहिए, तभी जाके हम इसको हमारे दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। जब हमारे को मालूम हो कि भारत में जैविक कृषि की क्या संभावनाएं हैं, केवल जैविक खेती की बात करें और जैविक खेती जो है वो बात हम कर रहे हैं, लेकिन जैविक खेती के अंदर जो संभावित बातें हैं उसका उपयोग भारत में होना संभव नहीं है, तो जैविक खेती के बारे में बात करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इसलिए भारत में जैविक खेती की संभावना पर चर्चा कर लेते हैं। आइए हम आपको भारत में जैविक खेती की संभावनाओं के कुछ बिंदुओं के बारे में बताएं। भारत में जैविक खेती की क्या संभावना हो सकती है, आप भी सोच करके मेरे को, भारत में जैविक खेती की संभावना, क्या यह संभव है कि भारत में जैविक खेती को अपनाया जाए? क्या इस बारे में कुछ आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है? क्या हम जैविक खेती कर सकते हैं? राजस्थान की परिस्थितियों में, आपको राजस्थान में रह रहे हो तो राजस्थान के मद्देनजर भी इसको देखना है और देश के मद्देनजर भी इस चीज को देखना है कि वे क्या क्या परिस्थितियां हैं जिसके अंदर हम इस कृषि को, इस प्रकार की कृषि को, जो वैकल्पिक पद्धति है कृषि की, जैविक खेती वाली, इसका हम उपयोग कर सकते हैं या नहीं। हरित क्रांति के परिणाम आपने देखे हैं। हरित क्रांति भारत में आई थी, नॉर्मन बोरलॉग ने जो बोने किस्म के गेहूं का दाना काम में लिया था। एक समय ऐसा था जब भारत में अन्न उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता था और भारत को विदेशों से अन्न को आयात करना पड़ता था, मंगवाना पड़ता था, और वह भारत के लिए महंगा सौदा था। और इस दिशा में भारत के वैज्ञानिकों ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एन स्वामीनाथन अभी है ये जिंदा, इसके अलावा अन्य जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर के एक प्रयास किया। यदि हम किसी चीज को लेकर के दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, हम एक धारणा बना लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो हमारे को रास्ते मिल जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं भारत में जैविक खेती की संभावना। मैं आपको बताता हूं कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि भारत में हरित क्रांति भी लाई जा सकती है, लेकिन हरित क्रांति भारत में लाई गई, जिसके सामाजिक परिणाम, जिसके आर्थिक परिणाम, सब कुछ हमारे को देखने को मिले। यदि हम इससे शिक्षा लेते हैं कि जब हम हरित क्रांति को भारत में सफल कर गए, तो हम इस प्रकार की जो कृषि है, ऑर्गेनिक खेती है,
या हरित जो जैविक खेती है इसको भी हम काम में ले सकते हैं। इसमें एक तो भूमि के दोहन को रोककर और पड़त भूमि को काम में लेकर व्यर्थ तथा अनुपजाऊ भूमि को उर्वरक बनाकर और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण अपनाकर मृदा की प्रकृति के अनुसार फसलें उगाकर हमने ये काम पहले किया है जो कहलाता है हरित क्रांति। भूमि के दोहन को हमने रोका, किसी प्रकार से भूमि का दोहन नहीं हो। क्या होता है, कुछ लोगों के पास खेती नहीं होती है, वो झूम खेती करते हैं। झूम खेती का क्या मतलब होता है बेटा? झूम खेती का मतलब होता है कि पाओ, जलाओ और काम नहीं। अब जंगलों में जाते हैं लोग तो इस प्रकार से वो भूमि का एक प्रकार से दोहन करते हैं। वहां जंगल को जलाते हैं, भूमि है नहीं, जंगल को जला के अपने लिए भूमि बनाते हैं, भूमि बना के उसके अंदर खेती वगैरह करते हैं। और फिर जब उनको दिखता है कि हमारा यहाँ से भागना जरूरी है, भाग चले जाते हैं किसी दूसरी जगह पे जाके वो फिर खेती करते हैं। इसको हम बोलते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं इस प्रकार से करते हैं। हम लोग भी भूमि का दोहन किसी भी प्रकार से न हो, भूमि का दोहन नहीं करें। भूमि का दोहन पशुओं द्वारा हो सकता है, भूमि का दोहन मनुष्य द्वारा हो सकता है, किसी भी प्रकार से भूमि का दोहन नहीं करें। भूमि का हम सदुपयोग करें, सदुपयोग करें। और सदुपयोग इन द सेंस, सदुपयोग हम कृषि कार्यों के लिए करें। भूमि का प्रयोग हम भवन निर्माण के लिए या औद्योगिक इकाइयों के निर्माण के लिए न करें। हम भूमि का सदुपयोग कृषि कार्यों के लिए करें तो हम भूमि के दोहन से भूमि को बचा सकते हैं। और ऐसी भूमि जो पड़ी है, जो किसान काम में नहीं ले रहा है, उस भूमि के ऊपर भी हम उस भूमि चलो बच्चों ध्यान दीजिए कि मैं आपको भारत में जैविक खेती की उपयोगिता या उसकी संभावना पर चर्चा कर रहा था। मैंने बताया भारत के अंदर किस प्रकार से हरित क्रांति के परिणाम जो है हमारे लिए लाभदायक रहे हैं। और इसके अंदर मैंने भूमि के दोहन को रोक करना, व्यर्थ तथा अनुपजाऊ भूमि को उर्वरक बनाना और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण को काम में लेकर के मृदा की प्रकृति के अनुसार फसलें उगाने के बारे में बात करी। अब मैं आपको दूसरा जो बिंदु इसमें बता रहा हूं कि हम यदि दीर्घ अवधि उर्वरकों वाली फसलों को उगाते हैं तो हमारे को उत्पादन देरी से प्राप्त होगा, दीर्घ अवधि वाली होगी, हमारे को कम समय में और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, ऐसी फसलों को उगाना है। फिर मैंने आपको तीसरी बात जो बताई वो है हम वैकल्पिक कृषि पद्धतियों पर विचार करें और उसके लिए किस प्रकार से उसका विकल्प क्या है। जो फसल हम इस साल हमने उगाई है, अगले साल हम वो फसल ना उगा करके दूसरी उसकी वैकल्पिक फसल उगाएं। जरूरी नहीं है, वैसे तो फसल चक्र अपनाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं तो हम दूसरी प्रकार की फसल उगाएं। बाय द वे, यदि आपने पहले साल जो फसल उगाई है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रोग जनक आया है, अगले साल आप वैसी की वैसी फसल उगाएंगे तो वो रोग जनक के जो डेब्रिसेस हैं या रोग जनक के जो इनोकुलम है वो मृदा में बने रहते हैं। तो वो यदि वही फसल हमने वापस उगाई तो बहुत कुछ संभावना है कि वो रोग वापस उस फसल में आ जाए। इसलिए हम फसल को बदलने वाली नीति भी बहुत लाभदायक रही है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा के युग में यह भी जरूरी है कि हम कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक आउटपुट वाली फसलें प्राप्त करें। इनपुट हमारा कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा इनपुट कम काम में आएगा तो हमारी लागत कम लगेगी और लागत कम लगेगी तो हमारे पास लागत कम लगने के बाद जो आउटपुट आएगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात ये
कि हम अच्छी किस्म की फसलों को उगाएं, क्वालिटी वाली। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों की मांग को देख करके यदि हम वस्तु को उपलब्ध कराते हैं या खेती को करते हैं तो वो हमारे लिए फायदे का सौदा है। WTO वर्ल्ड ट्रेड, एक मिनट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटे छोटे हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। ये IARI का तो आपको आता ही है, ये WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ मतलब? ये हुआ विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की जो नीतियां हैं या उसके जो डायरेक्टिव्स हैं, उस डायरेक्टिव्स को ध्यान में रख करके हम यदि उसका पालन करते हुए हम कृषि व्यवसाय को ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए ये भी एक फायदेमंद सौदा रहेगा। इसके अलावा एक बिंदु और भी ध्यान में देना है आपको, वो है कि जो कृषि संबंधी नियम और नीतियां हैं, एक शब्द आता है बौद्धिक संपदा का, मैं आपको ये लिखूं, हालांकि आपके से बहुत दूर की बात है ये। बौद्धिक संपदा क्या होती है? बौद्धिक संपदा ये होती है कि हमारे पास एक, जो हम कृषि के अंदर जिस ट्रेड को काम में लेते हैं उसका हमारे पास एक राइट होता है। जैसे एक ऑथर होता है, अपनी किताब लिखता है, उसके ऊपर उसका कॉपीराइट रिजर्व होता है। इस तरह से हम जिस फसल को काम उगा रहे हैं उस फसल का यदि हमारे पास उसकी बौद्धिक संपदा का हमारे पास अधिकार है। कृषि संबंधी नियम और नीतियों में ये सारी चीजें लागू है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीजें लागू है। हम उसका प्रयोग अपने काम में लें। यदि उसका प्रयोग कोई दूसरा करता है तो वो एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही काम करें कि यदि वह ट्रेड किसी अन्य को आवंटित है तो हम उसका उल्लंघन न करें, हम उसको काम में न लें, ताकि हमारे को आगे जाकर के इस प्रकार की जो कृषि कर रहे हैं इस प्रकार हमारे को उसमें लिटिगेशन का सामना नहीं करना पड़े। तो ये बातें थी जो मैंने आपको बताई। क्या बताया मैंने आपको आज? मैंने आज आपको बताया कि क्या है ऑर्गेनिक खेती या जो जैविक खेती है उसके उद्देश्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हमारे को किसी चीज के उद्देश्यों की जानकारी हो जाए, वो किससे बना हुआ है, उसके घटक क्या हैं, उसके अवयव क्या है, वो मालूम पड़ जाए, और हमारे को ये मालूम पड़ जाए अवधारणा, इसके पीछे क्या अवधारणा है, इसके पीछे हमारा क्या लाई कर रहा है, एम क्या लाई कर रहा है, ये सब मालूम पड़ जाए, और फिर हम ये देखें कि इसकी भारत के अंदर क्या उपयोगिता हो सकती है। ये सारी चीजें मैंने आज आपको बताई। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे जाके आप लोगों को इस पार्ट से